और जितने बड़े निर्णय होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। मंडल कमीशन संविधान लागू होने के 40 साल बाद लागू होता है, पिछड़ों का आरक्षण, और कोई मनुवादी मानसिकता का आदमी सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर फट रोक लगा देता है और 2-2.5 साल तक वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लटकता रहता है और उसके बाद क्रीमी लेयर लग करके वो आता है आधा अधूरा। EWS का कोई आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन अपने आप सरकार उसको लेके आती है, 48 घंटे में वो लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, कैबिनेट से लागू हो जाता है, आरक्षण मिला है। और जो 12% आबादी है जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी 8 लाख से कम कमाने वाले लोग मुश्किल से शायद 1% हैं, उनको 10% आरक्षण मिलता है। इसी तरह 500 फॉर्चून कंपनियां हैं, अंबानी की कंपनी है, अदानी की कंपनी है। अब यहाँ डिफरेंट कई समाज के लोग बैठे हुए हैं, दलित में भी काफ़ी समाज के लोग बैठे हुए हैं, OBC के भी कई समाज के लोग बैठे हुए, मैं देख रहा हूँ, पहचान रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा कि एक आदमी 25,000 करोड़ रुपए लोन लेके भाग गया, कोई 50,000 करोड़ रुपए बैंकों का लोन लेके विदेश में भाग गया। कि आपके किसी समाज का कोई आदमी 25-50,000 करोड़ रुपए का लोन लेके भागा हो तो बताएं। कि बाबा साहब ने जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की तो वो चाहते तो अमेरिका में बस सकते थे, अमेरिका में उनको बहुत ऑफ़र थे कि इतने का पैकेज ले लीजिए, और अमेरिका में वो चाहते तो विवाह भी कर सकते थे। लेकिन उनके दिल में अपने समाज का दर्द था, जो भारत का जो बहुजन समाज, भारत का जो दलित समाज, वंचित और शोषित जो सदियों से है, उस दर्द के कारण बाबा साहब वापस भारत आए और उन्होंने पूरा का पूरा जो जीवन था वो समाज के लिए खपा दिया। अपने परिवार को उन्होंने समय नहीं दिया। जो आम आदमी परिवार के लिए जो कुछ करता है वो उतना भी अपने परिवार के लिए उन्होंने नहीं किया। और ये बात सही है कि पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे साथी बाबा साहब के संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से बड़े बड़े पदों पे जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी हासिल करते हैं, लेकिन उसके बाद वो समाज को भूल जाते हैं, बाबा साहब को भूल जाते हैं और अपनी मुक्ति में और अपने विलासतापूर्ण जीवन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति अर्जित करें उसमें लग जाते हैं। लेकिन दुनिया में हमेशा कुछ लोग हैं जो अपने से ज़्यादा अपने समाज को और मानवता को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारे भाई ललन कुमार जी भी उनमें से एक हैं कि इन्होंने इंजीनियरिंग की इतनी बड़ी डिग्री हासिल की और जो आम इंजीनियर है वो कहीं ना कहीं कोई नौकरी पकड़ लेता है और फिर वहाँ पे आपको पता है कि जितने ठेके छूटते हैं उनमें 10% जो होता है वो इंजीनियर का अपना मान के चलता है। लेकिन उस रास्ते पे नहीं चले और ये पूरे समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन जी रहे हैं। और जो मैं पढ़ रहा था इनका पुस्तक के बारे में और जो इन्होंने लिखा है, बहुत ही सुंदर शब्द हैं कि लोकतंत्र हमारी उन्नति का मार्ग है और संविधान हमारा सुरक्षा कवच है। समान भागीदारी की इन्होंने बात की, सभी वर्गों की संख्या अनुपात में शासन, प्रशासन, संसाधन, अवसर, रोजगार तथा नीति एवं निर्णय निर्माण में भागीदारी। अगर वास्तव में ये सब चीज़ हो जाए जिस मिशन को लेकर ललन कुमार जी चल रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि धरती पे स्वर्ग उतर आएगा। एक उटोपिया जिसको बोलते हैं वो स्थापित होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। बाबा साहब ने संविधान लिखा, देश को समर्पित किया 26 नवंबर 1949 को, तो उन्होंने कहा था कि ये संविधान 2 महीने बाद लागू हो जाएगा और एक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी इस देश में आ जाएगी, 1 मैन 1 वोट इक्वल वैल्यू। लेकिन सिर्फ राजनीतिक इक्वलिटी आने से अगर सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगी तो ये देश बनेगा नहीं। वो बाबा साहब का जो सपना
जो दूसरी आज़ादी का सपना भी हम लोग बोलते हैं एक्टिविस्ट, कि आर्थिक और सामाजिक समता का सपना, वो आज भी अधूरा है। और संख्यानुपात में सब चीज़ हो, जिस मिशन को लेकर के ललन कुमार जी चल रहे हैं, जिस मिशन को लेकर मैं समझता हूँ हमारे दुसाध जी हमें शिक्षा देते रहते हैं, हमारे गौतम भाई, तमाम हमारे मंच पे जो बैठे हैं, सब उसके लिए काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश में होता नहीं है। हम लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए लड़ते रहते हैं कि यहाँ आरक्षण मिल जाए, वहाँ आरक्षण मिल जाए, यहाँ भागीदारी मिल जाए, लेकिन देश को जो कंट्रोल करता है वो पावर स्ट्रक्चर, उस पावर स्ट्रक्चर में जब तक सभी वर्गों की, सभी जातियों की भागीदारी नहीं होगी, ये देश नहीं बनेगा। और वो पावर स्ट्रक्चर क्या है? वो पावर स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कितने दलित और पिछड़े जो हैं वो जज बनते हैं, वो आप मेरे को बताएं। मैं जिस जाति से आता हूँ, मैं सब जातियों के बारे में नहीं जानता, इसलिए सबके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ भी इस तरह की सभाएं होती हैं, मैं पूछता हूँ, जहाँ दलित और पिछड़े मेरे भाई मिलते हैं, कि मेरी जाति में जो कि संख्या में इस देश में बहुत बड़ी संख्या में है, आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक जज नहीं बना। 70-75 साल हो गए। और कोई कहता है कि 10% आबादी है आपकी, कोई कहता है 15% है, तो क्यों नहीं बना? और जितने बड़े निर्णय होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। मंडल कमीशन संविधान लागू होने के 40 साल बाद लागू होता है, पिछड़ों का आरक्षण, और कोई मनुवादी मानसिकता का आदमी सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर फट रोक लगा देता है, और 2-2.5 साल तक वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लटकता रहता है, और उसके बाद क्रिमिनल लग करके वो आता है आधा अधूरा। EWS का कोई आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन अपने आप सरकार उसको लेके आती है, 48 घंटे में वो लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, कैबिनेट से लागू हो जाता है। कुछ लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आर्थिक आधार पे तो आरक्षण नहीं लिखा संविधान में, आपने कैसे कर दिया, इस पे रोक लगाइए। लेकिन EWS आरक्षण पे रोक नहीं लगती। एक 60 और 65% आबादी जो OBC की है, उनको 27%, और अगर असलियत में देखें तो ज़मीन पे 13, 14, 15% आरक्षण मिला है। और जो 12% आबादी है, जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी 8 लाख से कम कमाने वाले लोग मुश्किल से शायद 1% हैं, उनको 10% आरक्षण मिलता है। तो किस लिए है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो पावर स्ट्रक्चर का एक मजबूत स्तंभ है, वहाँ पे दलित, पिछड़े, आदिवासी हमारे भाई नहीं हैं, और जब तक वहाँ भागीदारी नहीं होगी, जो पावर स्ट्रक्चर का एक मजबूत स्तंभ है, न्याय नहीं मिलेगा, भागीदारी नहीं मिलेगी। इसी तरह 500 फॉर्चून कंपनियां हैं, अंबानी की कंपनी है, अदानी की कंपनी है। अब यहाँ डिफरेंट कई समाज के लोग बैठे हुए हैं, दलित में भी काफ़ी समाज के लोग बैठे हुए हैं, OBC के भी कई समाज के लोग बैठे हुए, मैं देख रहा हूँ, पहचान रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा कि एक आदमी 25,000 करोड़ रुपए लोन लेके भाग गया, कोई 50,000 करोड़ रुपए बैंकों का लोन लेके विदेश में भाग गया। कि आपके किसी समाज का कोई आदमी 25-50 हज़ार करोड़ रुपए का लोन लेके भागा हो तो बताएं। मनोज जी, आप हाथ खड़े कर रहे हैं, आपके समाज का भागा क्या? मिलता ही नहीं है। तो जब आपको 10,000 20,000 करोड़ का लोन मिलेगा नहीं तो अदानी अंबानी आपके लोग बनेंगे कैसे? तो ये समझने की बात है कि जो पावर स्ट्रक्चर है इस देश का, जो कंपनियां कठपुतली की तरह सरकारों को नचाती हैं अदानी अंबानी टाइप की, उसमें आपकी भागीदारी नहीं। 500 फॉर्चून कंपनी में मीडिया में आपके कितने चैनल हैं, कितने एडिटर हैं, कितने एंकर हैं, आपकी बात को मीडिया नहीं रखता, आपके दर्द को मीडिया नहीं रखता। तो ये जो सपना हमारे लल्लन जी देख रहे हैं, ये सपना मानवता के हिसाब से ये होना चाहिए था, ये न्याय का तकाजा है। लेकिन ये भागीदारी न्याय कब मिलेगी
ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तक ऐसे दीवाने जिंदा हैं, जैसे हमारे भाई ललन कुमार जी हैं, हमारे गौतम जी हैं, हमारे दुसाह साहब, जब तक 2000 शब्द रोज़ ना लिख लें इनको खाना नहीं पचता। और मैं समझता हूँ जितना दुसाह साहब ने लिखा शेक्सपियर ने भी नहीं लिखा होगा इतना, और बहुत अच्छा लिखा है। मैं जब इनके बारे में इनकी चीज़ों को पढ़ा तो मैं 30-40 साल से इस मिशन में था, मेरे को कई नई सोच सीखने को मिली, और मैंने इनको कहा कि आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो खैर मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता, हमारे सामने बहुत सारे वक्ता अपनी बात को रखेंगे, लेकिन इंजीनियर साहब, हम तो कुदरत से और जो भी ताकत है इस दुनिया को जो चलाती है उससे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने मिशन में कामयाब हों। धन्यवाद।